बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज ये दो क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और क्वेश्चंस देखो 2022 और 2021, अगर किसी ने मेरे पीछे लेक्चर लिए हुए हैं ना, तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है। मैंने जितना हो सकता था बेटा रिवीजन जो मैंने करवाया डेप्रिसिएशन का, वो मैंने एक लेक्चर पूरा बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। वो मेरा आपको स्टेटस पे भी नजर आ जाएगा। वो मैंने आज ही कल रात को वीडियो अपलोड की थी वो वाली। और वो वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने अपने स्टेटस पे भी शेयर कर दी थी। जितने भी लेक्चर्स अभी तक रिवीजन में चल रहे हैं ना, जो हमारी फास्ट ट्रैक क्लासेस हो रही हैं, तो वो सारे लेक्चर्स को मर्ज करके ना एक ही लेक्चर बनाकर वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। ड्राइव पे अपलोड नहीं किया मैंने, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, क्योंकि स्टोरेज अच्छी खासी आ रही थी उसकी, तो 15 GB के करीब, तो मैंने वो यूट्यूब पे ही अपलोड कर दिया। और उसका लिंक मैंने स्टेटस पे भी अपलोड किया है, और साथ साथ मैंने ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर किया था। स्टेटस मेरे आप लोग लाजमी देखा करें। अच्छा, तो देखो अब हम 2022 करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर जिस बच्चे ने हमारी प्रीवियस क्लासेस ली हुई जो अब तक हो चुकी है, मेरे ख्याल में 2 से 3 क्लासेस डेप्रिसिएशन की हो चुकी है। तो अगर किसी बच्चे ने मेरी प्रीवियस क्लासेस ली हुई है ना, तो उसके लिए आसान है बहुत ज़्यादा। नहीं ली हुई तो बेटा इस वीडियो के बाद ना, इस क्लास के बाद आप लोग एक काम ही कर लेना कि वो जो लेक्चर है उसको देख लो, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले 2022 का क्वेश्चन है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर ₹5,50,000। कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2018 में इन्होंने क्या किया है, एक मशीन परचेज की है। कितने की परचेज की है? 5,50,000 की, विद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, जिसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ऑन 1 जनवरी 2021, अब देखो कितने अरसे बाद, पहले जुलाई 1 2018 में खरीदी है, 2018 गुजरा, 2019 गुजरा, 2020 गुजरा, 2021 शुरू हुआ। द कंपनी डिसाइडेड दैट द डेप्रिसिएशन मेथड बी चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट 10% पर एनम। अब कंपनी क्या कर रही है? मेथड को चेंज कर रही है। वो स्ट्रेट लाइन से किस पर आ रही है? डिमिनिशिंग पे आ रही है। ठीक है। पहले वो स्ट्रेट लाइन पे थी, अब वो डिमिनिशिंग पे आ गई है। मतलब अब जो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे ना 2018 का, 2018 के बाद 2019 का, 2020 का, इन 3 साल का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, तीन नहीं 2.5 साल का, क्योंकि 2018 में जुलाई को खरीदी है, तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 6 महीने का होगा। तो 2.5 साल का जो डेप्रिसिएशन निकालोगे आप लोग, वो स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से निकालोगे। फिर आगे का 2000 जब 21 पे आओगे, फिर आप जो मेथड यूज करोगे वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करोगे। ठीक है। और रेट उन्होंने आपको बता दिया 10% है। और फिर वो कह रहे हैं ऑन June 30 2022 मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹3,50,000। मशीन को इन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने का? 3,50,000 का। कब? जून 2022 में। मतलब क्या हुआ बेटा, अब आपको 2018 से लेकर के 2022 तक का डेप्रिसिएशन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, फिर हमें सेल की वर्किंग भी करनी होगी। तो पहले आप 2018 का, 2019 का, 2020 का डेप्रिसिएशन निकालोगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। फिर उसके बाद आप आ जाओगे 2021 और 2020, 2021 और 2022 जून 30, मेथड कौन सा आएगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आएगा। उससे डेप्रिसिएशन निकलेगा 1.5 साल का, और फिर आप क्या करोगे? सेल की वर्किंग करोगे। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर डिस्पोजल ऑफ मशीन शोइंग कंपटीशन। जो आप ये डिस्पोजल कर रहे हो यानी कि सेल कर रहे हो, इसकी वर्किंग करके आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ आप लोगों को अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर। याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मेथड चेंज हो जाए तो क्या होता है। ठीक है। हाँ, बुक वैल्यू निकलती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वही मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा अगर ये आप लोग मेरा लेक्चर जो है वो देख लेते हो तो आपको पास पेपर्स के क्वेश्चंस आसान लगेंगे। तो अब ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन 2022 वाला।
ठीक है। तो 2022 वाला खुद ट्राई करना, पहले स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन निकालना, फिर डिमिनिशिंग से निकालना, फिर उसके बाद सेल की वर्किंग करना। स्ट्रेट लाइन से याद रखना, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 6 महीने का आएगा। और डिमिनिशिंग पे जब आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे होगे और 2022 का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो उसमें भी आप 6 महीने रखोगे, क्योंकि जून को हम क्या कर रहे हैं, जून 30 को एसेट को सेल कर रहे हैं 3,50,000 रुपये का। और ये 3,50,000 क्या है हमारे पास, मार्केट वैल्यू है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको आप इजीली कर लोगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा। क्लास खत्म होगी ना तो इसकी प्रैक्टिस करके ना ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिएगा, मैं देख के फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ठीक किया है कि गलत किया। अब आ जाओ 2021 पे, देखते हैं कि 2021 में आपको क्या दिया हुआ। 2021 एडीसी का क्वेश्चन है। ऑन October 1st 2018, Al Kamal Company purchased an office equipment at a cost of ₹3 लाख। ठीक है। अब इन्होंने एक एसेट परचेज किया अक्टूबर की 1 2018 में, और कॉस्ट आपको बता दी है 3 लाख। फिर कह रहे हैं कि इट्स स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड 20% ऑफ इट्स कॉस्ट। अब स्क्रैप वैल्यू क्या है, 20% है किसका, कॉस्ट का। 3 लाख का अगर आप 20% निकालते हो तो 60,000 आएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, एक ही बात है। मतलब हमें एसिड की परचेजिंग डेट पता है, अक्टूबर की 1 2018 में एसिड को खरीद रहे हैं, 3 लाख का खरीद रहे हैं, सेल्वेज वैल्यू कितनी है, 60,000। ठीक है। यूजफुल लाइफ जो है वो आपको दे रहे हैं 6 साल, 6 ईयर्स। तो अब हमें चार चीजें पता लगी, परचेजिंग डेट, कॉस्ट, सेल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। अब कंपनी जो मेथड यूज कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है, ठीक है, और आसान हो गया। फिर कह रहे हैं द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन December 31st ईच ईयर, यानी कि कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो December 31st को होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। फिर आगे कह रहे हैं ऑन January 5th 2021 द कंपनी पेड 50,000 कैश फॉर अ मेजर ओवरह्यूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट। अब देखो ये कहानी कब हो रही है, 2021 में। एसिड खरीदा है कब आपने, 2018 में। तो 2018 से लेकर के 2020 तक का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो तो बिल्कुल सिंपल निकलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब 2021 के शुरू में ही इन्होंने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर किया है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। इसके ऊपर भी हमने लेक्चर लिया था, 50,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। वो कह रहे हैं कि द इक्विपमेंट हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओवरह्यू। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अब जब हमने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर किया, अब उसके बाद जो उसकी लाइफ है, जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी, 5 ईयर्स है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था जब भी कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर या कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, तो फिर जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो फिर रिमेनिंग लाइफ आ जाती है। तो अब रिमेनिंग लाइफ जब उससे आगे का डेप्रिसिएशन निकालोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर के बाद का, तो फिर रिमेनिंग लाइफ आपकी कितनी आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। ये मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को कंसेप्ट दिया था इसका, मेरे लेक्चर्स देखना चाहकर। फिर आगे कह रहे हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिव्यू इट स्क्रैप वैल्यू विल रिमेन सेम। स्क्रैप वैल्यू सेम है, चेंज नहीं हुई है, यानी कि वही 60,000 है, वही 60,000 रहेगी। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि शो ऑल कंपटीशन फ्रॉम October 1st 2015 टू December 31st 2021। अच्छा 2015 नहीं, 2018 है, गलती से उन्होंने 2015 लिख दिया। तो 2018 से लेकर के 2021 तक का आपको डेप्रिसिएशन निकालना, कंपटीशन करनी है, कंपटीशन करनी है, यानी कि वही डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द ओवरयूलिंग एक्सपेंस इन जर्नल एंड एडजस्टिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन December 31st 2021। कह रहे हैं कि ये जो आपने ओवरऑल एक्सपेंस किया है इसकी एंट्री बनाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री आप लोगों को बताई थी, मैंने कहा था आप उस एसेट को डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट करते हो। 50,000 से कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो आप क्या करोगे, इक्विपमेंट को डेबिट करोगे 50,000 से और कैश को क्रेडिट कर दोगे 50,000 से। और एडजस्टिंग एंट्री उसने आपसे मांगी है डेप्रिसिएशन की 2021 की, तो 2021 का जो डेप्रिसिएशन आएगा उससे आप एंट्री बना दोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो सेकंड रिक्वायर्ड तो ये है।
थर्ड रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं एज्यूम कंपनी सोल्ड द इक्विपमेंट ऑन December 31st 2021 अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2 लाख ऑन कैश गिव एंट्री इन जर्नल ऑल्सो शो कंपटीशन। अब वो कह रहे हैं कि 2021 में हमने एसेट को सेल कर दिया, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, इसकी जर्नल एंट्री बनो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगा? एक्सपेंडिचर मेथड नहीं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग खुद से, सिंपल है ना। आपने पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे कब तक का, 2018 से लेकर के 2020 तक का, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। क्योंकि मैंने कहा था जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो फिर फॉर्मूले में कॉस्ट नहीं आती, बल्कि क्या आती है, बुक वैल्यू आती है। और बुक वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट में से जितना भी डेप्रिसिएशन होगा पिछला सारा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और कॉस्ट आपके एसेट की 3 लाख नहीं होगी, बल्कि उसमें 50,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड भी करोगे। ये भी बताया हुआ था कि जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। तो एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 3,50,000, उसमें से पिछला जितना भी डेप्रिसिएशन होगा 2020 तक का वो माइनस कर दोगे, बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू में से फिर आप सेल्वेज वैल्यू क्या करोगे, माइनस करोगे और डिवाइड करोगे लाइफ से। सेल्वेज वैल्यू वही रिमेन सेम रही है, वो चेंज नहीं हुई है, 60,000 रहेगी। और लाइफ कितनी है आपकी, 5 साल है। 5 साल से आप क्या कर दोगे, डिवाइड करवा दोगे, आपके पास वही डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगा 2021 का। और फिर आप एसेट को क्या कर रहे हो बेटा, सेल कर रहे हो 2 लाख में। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा खुद से ट्राई कर सकते हो। जी बेटा बिल्कुल सेल की वर्किंग होगी। एंट्रीज कौन कौन सी बनेगी मैं बता देता हूँ बेटा। एक एंट्री बनेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो मैंने आपको बता दिया कि आप इक्विपमेंट डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे 50,000 से। दूसरी एंट्री बनेगी 2021 के डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जो भी 2021 का डेप्रिसिएशन होगा उसकी अमाउंट से आप एंट्री बनाओगे। और तीसरी जो आप एंट्री बनाओगे वो सेल की एंट्री बनाओगे, और सेल की वर्किंग करके एंट्री बनाओगे। सेल की एंट्री भी मैंने आप लोगों को समझाई है। क्लियर है? सिर्फ वो अगर 3 क्लासेस आप लोगों ने ली हुई हैं तो आप पास पेपर्स के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। वो जो 3 क्लासेस, और उन 3 क्लासेस को मैंने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद मैंने एक ही वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। अब देखो मैं जस्ट सिर्फ पास पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोई वर्किंग नहीं कर रहा बाकी टीचर्स की तरह कि भाई पास पेपर्स लेकर फिर उसको सॉल्व करवाना शुरू कर देते। कोई वर्किंग नहीं कर रहा, आप लोगों के खुद ब खुद माइंड में बातें आ रही हैं और आप क्लिक हो रहा है कि भाई इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है। तो वो वीडियो आप लाजमी देख लो, और वीडियो देखने के बाद ये 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे, और ग्रुप में शेयर करना। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें शेयर करके मुझे बताना कि सर ये इसका आंसर ये आ रहा है, और जिस बच्चे का जो गलती होगी तो मैं ग्रुप में ही देख के आप लोगों को बताऊँ। ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, इस दोनों में से कोई सवाल हो तो बताओ। मैं खुद नहीं करवाना चाह रहा पास पेपर, इस वजह से बेटा कि मैं करवाऊंगा ना पेपर में, आप लोगों ने खुद से करना है ये सारे। जहां मुझे लग रहा होगा नहीं यार मेरे बच्चे फंस रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज जो है हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2021 है और 2020 है। इन 2 ईयर्स को कोशिश करेंगे हम लोग डिस्कस करें, और जहां तक अगर मुश्किल लग रहा होगा तो मैं उसको सॉल्व भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर नीपा प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपने ना एक माइक्रो कंप्यूटर जो है वो बाय किया है, तो उसकी कॉस्ट की जो आपकी एक्विजिशन है यानी कि जो परचेज किया उसकी कॉस्ट को आपने कैलकुलेट करना है। यानी कि न्यू एसेट आप परचेज कर रहे हो और उसकी कॉस्ट को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नीपा प्राइवेट लिमिटेड डिलीवरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड प्रिंटर ऑन July 1st 2008। वो कह रहे हैं कि जो आपको डिलीवरी हुई है ना माइक्रो कंप्यूटर और प्रिंटर की, वो जुलाई की 1 2008 में हुई है।
डिलीवरी। वो कह रहे हैं कि द बिगनिंग बैलेंस ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, द लिस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट एज ₹50,000। वो कह रहे हैं कि जो इसकी लिस्ट प्राइस थी वो 50,000 थी, जो आपने ऑर्डर दिया था, जो आपके पास ही आई है माइक्रो कंप्यूटर और प्रिंटर, इसकी जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 50,000 है। बट नीपा लिमिटेड वॉज एबल टू नेगोशिएट प्राइस ऑफ 47,500। वो कह रहे हैं कि इन्होंने लेकिन फिर उसके साथ जो है वो निगोशिएट किया, निगोशिएट करने के बाद ना उनको प्राइस कितनी मिल गई, 47,500 की। आप लोग भी कोई चीज परचेज करते होगे तो परचेज करने के बाद वो दुकानदार आपको कोई और कुछ प्राइस बताता होगा, लेकिन आफ्टर द नेगोशिएशन आपकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी नीपा लिमिटेड ने क्या हो गया, उनको ₹2,500 का डिस्काउंट मिल गया बेसिकली। फिर आगे कह रहे हैं द सप्लायर ऑल्सो ऑफर 2/10 N/30। ये बेटा क्रेडिट टर्म कहलाती है। मतलब कि 2/10 N/30 का मतलब ये है, ऊपर जो दिया होता है वो डिस्काउंट होता है, नीचे जो दिए होते हैं वो डेज होते हैं। मतलब 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो, और अगर आप 30 डेज में जाकर के पेमेंट करते हो तो नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, खरीद कब रहे हो आप, ये आप खरीद रहे हो, ऊपर डेट दे रहे थे जुलाई की 1। ठीक है, और फिर वो आपको बता रहे हैं द नीपा लिमिटेड पेड ऑन 9 जुलाई 2008। आपने जो पेमेंट कर दी है वो 9 जुलाई को पेमेंट की है। तो मतलब आप ये डिस्काउंट भी क्या करोगे, अवेल करोगे, क्योंकि 1 जुलाई को आपने खरीदा है और पेमेंट आपने 9 जुलाई को अंदर कर दी है। और 10 डेज का आपका जो था वो क्रेडिट टर्म था कि आपको 2% डिस्काउंट मिलना था अगर 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो। तो ये 2% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, इसको हम क्रेडिट डिस्काउंट भी कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं हाउ एवर द सप्लायर चार्ज एन एडिशनल ₹3,000 टू इंस्टॉल एंड टेस्टिंग द इक्विपमेंट। वो कह रहे हैं कि लेकिन सप्लायर ने ना आपसे एडिशनल चार्ज भी किया है ₹3,000, कि उसने वो आपका इक्विपमेंट इंस्टॉल भी करके दिया और आपको टेस्ट भी करके दिया है। इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ये आप अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा था, मैंने कहा था कि अगर वो आपके एसेट की लाइफ एफिशिएंसी या फिर स्पेस इंक्रीज कर दे, या वो एक्सपेंस आपके एसेट को यूजेबल कंडीशन में लेकर आ रहा हो। जैसे कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो है वो आपका यूजेबल कंडीशन में लेकर आता है आपके एसेट को। अगर आप इंस्टॉल नहीं करते और एसेट परचेज कर लेते हो तो वो यूजेबल कंडीशन में आ ही नहीं सकता जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सोलर जो है वो सोलर लेता हूँ, तो सोलर को जब तक मैं अपने पास इंस्टॉल नहीं करूंगा जब तक वो क्या होगा, यूजेबल कंडीशन में आ नहीं सकता। तो जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होता है वो भी आप अपने एसेट की कॉस्ट में क्या करते हो, ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके एसेट को यूजेबल कंडीशन में लेकर आता है। फिर आगे कह रहे हैं द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल वायरिंग फॉर द कंप्यूटर कॉस्ट ₹1,000। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको कुछ स्पेशल वायरिंग भी जो है वो उस कंप्यूटर की लेनी पड़ी है 1,000 से, तो ये भी बेटा क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये भी इंस्टॉलेशन के वक्त जो है वो यूज हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग ₹2,000। वो कह रहे हैं कि आपने जब उसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपने कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवाई अपने हिसाब से, और ₹2,000 वो भी लग गए। तो यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं कि ये प्रूफ नेसेसरी था, जरूरी था। तो ये भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर वो कह रहे हैं कि स्टाफ वर सेंट ऑन स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स टू ऑपरेट द माइक्रो कंप्यूटर एंड दिस कॉस्ट ₹5,000। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने स्टाफ को ट्रेन भी किया ताकि वो माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर को यूज भी कर सके, और उसकी कॉस्ट आपकी कितनी आई, 5,000 आई। इसको आप ऐड नहीं करोगे, ये आपके एसेट का, इससे आपका एसेट रिलेट नहीं कर रहा, ये स्टाफ को आपने ट्रेनिंग दी है। देखो, जब आप कोई एसेट खरीदते हो ना, जैसे हमने अपने जो है वो ऑफिस के अंदर क्या किया था, इम्प्लीमेंट करवाया था एक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का। ठीक है, हमें से वैसे किसी को भी नहीं आता था, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना था। तो हमने जब वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवाया तो उसकी हमने ट्रेनिंग ली, क्योंकि हमें वो सॉफ्टवेयर चलाना तो नहीं आता था ना कि किस तरीके से चलता है। तो उस ट्रेनिंग की हमने अलग से कॉस्ट पे की थी, जिससे हमने, जिस कंपनी से हमने वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटीग्रेट करवाया था, इंस्टॉल करवाया था। तो सॉफ्टवेयर के पैसे हमने उसको अलग दिए थे, और इंस्टॉल उसको ट्रेनिंग के पैसे हमने अलग दिए थे। तो ये जो आप स्टाफ की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, ₹5,000, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे अपने एसेट की कॉस्ट में। फिर कह रहे हैं नीपा लिमिटेड इंश्योर्ड द मशीन अगेंस्ट फायर एंड थीफ एट कॉस्ट ऑफ ₹3,000। फिर आपने उसकी इंश्योरेंस भी करवाई है 3,000 से, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगी।
फायर इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीजें। A maintenance agreement was entered into with Swana Live Company. Under this agreement, Swana Company promised to provide 24 hours breakdown cover for 1 year. The cost of maintenance agreement was 10,000। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो ना, खरीदने के बाद ना आप उस कंपनी से, जैसे मैं आपको बताऊं कि सोलर जिन लोगों ने लगवाया हो ना, किस कंपनी से सोलर जो है वो आप लोग लगवाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि वो कंपनी जो है वो आपको सोलर लगा कर दे देती है, लेकिन सोलर के अंदर बाद में ना कुछ मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। एक वो चीज है और वो खराब तो होगी, उसके अंदर कुछ मसले भी आएंगे। तो कंपनी आपको ऑफर करती है कि भाई आप एक काम करो कि हमसे एक एग्रीमेंट साइन कर लो 1 साल का, और आप हमें कुछ अमाउंट जो है वो पे कर दो, और अगर कोई भी मसला 1 साल के अंदर आएगा तो हम आपको सर्विसेज देंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देंगे। कोई पैसे नहीं होंगे, बस इनिशियली आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसकी आपको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 से। तो वो यही बात है, यहाँ पर वो आपने क्या किया है कि 10,000 जो है वो आपने मेंटेनेंस एग्रीमेंट किया है एक कंपनी के साथ। ठीक है, वो आपको 1 ईयर के लिए जो है वो सर्विस दे रही है, 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे आपको सर्विस देगी अगर कोई भी मसला हो जाएगा। तो ये भी आपके एसेट का कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये तो आपने अपने मेंटेनेंस के लिए उससे जो है वो एक एग्रीमेंट करवाया 10,000 से। जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा लिया, अब सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी मसला होता है तो हम उस कंपनी को कॉल करते हैं, एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, अब वो 2 साल तक हमें सर्विसेज दे रही है, तो 2 साल की जो भी वो सर्विसेज देंगी उसकी कॉस्ट हमने पे कर रखी है उसको, लेकिन वो हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह की चीजें जो होती हैं वो इग्नोर होती हैं, एसिड का कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। अब एसिड की कॉस्ट का पार्ट क्या है? एसिड की कॉस्ट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक तो वो जो आपकी लिस्ट प्राइस थी 47,500, 50,000 भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि आपने डिस्काउंट ले लिया। फिर उसके बाद आपने विद इन अ टाइम पीरियड पेमेंट की है, 2% का आपको वो डिस्काउंट मिला। फिर उसके बाद जो इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चार्जेस हैं आपके 3,000, वो आप ऐड कर लोगे। फिर आपने कुछ स्पेशल किस्म की वायरिंग करवाई है कंप्यूटर के अंदर ताकि वो आपके हिसाब से वो चीज़ हो जाए, तो 1,000 वो लग गया। और इनिशियल सर्टेन मॉडिफिकेशंस भी करवाई हैं उसके अंदर, 2,000 से वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन जो स्टाफ को ट्रेनिंग दी है वो इग्नोर होगा। फायर इंश्योरेंस जो आपने दी है 3,000 से, वो भी इग्नोर होगी। इसके अलावा जो आपने कंपनी से एक एग्रीमेंट किया है, वो आपको मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपये आप उसको पे कर रहे हो, 1 साल की आपको सर्विसेज देगी। तो ये सारी चीजें भी क्या होगी, इग्नोर होगी। आपको सिंपल क्या करना है, एसेट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, पहला क्वेश्चन तो ये आ गया आपके सामने। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का कोई सवाल हो? जी बिल्कुल डिस्काउंट माइनस होगा, बिल्कुल डिस्काउंट माइनस होगा। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, शुरू में रिक्वायर्ड में उसने शुरू में ही पूछ लिया था कि आपने एसेट की कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ये सवाल भी मतलब इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि आपसे वो एसेट की कॉस्ट फाइंड आउट करने को कहे, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, सबसे पहले लिखी जाती है लिस्ट प्राइस, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो तो आपके पास इनवॉइस प्राइस आती है। ठीक है, अब इनवॉइस प्राइस उसने आपको ऑलरेडी दे दी है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस लिखने के बाद ना फिर आप उसमें से लेस करते हो ट्रेड डिस्काउंट। फिर आपके पास आती है इनवॉइस प्राइस, फिर आप उसमें से लेस करते हो क्रेडिट डिस्काउंट, जो क्रेडिट टर्म आपको दी होती है। तो आपके पास आती है कैश प्राइस, फिर आप उसमें ऐड कर देते हो जितने भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, देखो अब
कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इस तरीके से आपका एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है। अब मैं लिस्ट प्राइस नहीं लिख रहा। उसका रीजन क्या है लिस्ट प्राइस लिखने के बाद, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ऑलरेडी उसने मुझे इनवॉइस प्राइस बता दी है 47,500 की, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूंगा। अब मुझे क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, क्रेडिट डिस्काउंट जो है वो आपको बता रहे हैं कि 2% है। तो 47,500 का मैं 2% निकालूंगा। 2% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 करके जो हमारे पास क्या आएगा, डिस्काउंट आ जाएगा 47,500। मैंने गलती से 27 लिख दी है। ठीक है। तो ये 47,500 का निकालेंगे आप तो 47,500 मल्टीप्लाई बाय 2%, 950 आ रहा है। ठीक है, ये आप क्या करोगे, माइनस। तो 46,550 आपके पास कैश प्राइस आ गई या नेट कैश प्राइस आ गई। अब आप इसमें क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते जाओगे, जो जो आपने ऐड करने हैं। जैसे कि एक आपका था इंस्टॉलेशन वाला, जो सप्लायर ने आपसे पैसे लिए हैं एडिशनली कि भाई वो इंस्टॉल करके दे रहा है। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस जो था वो 3,000 था। ठीक है। इसके अलावा जो है कि वो आपसे स्पेशल वायरिंग आपने करवाई है 1,000 रुपए की। ये ऐड हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपने मॉडिफिकेशंस भी करवाई है उसके अंदर, अपने हिसाब से चीज को बनवाया है, वो 2,000 से। इसके अलावा फिर आपने जो है वो स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए दिया है, तो ये सारी चीजें ऐड नहीं होंगी। 5,000 से स्टाफ ट्रेनिंग हो गई। इसके अलावा फायर इंश्योरेंस है, ये भी नहीं जाएगा। इसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो सारी चीजें नहीं जाएंगी, उनको इग्नोर कर दोगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप ऐड करते हो बेटा, सेल टैक्स अगर आ जाए तो उसको आपने ऐड करना है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई ये चीजें आ जाए तो हमने उसको भी क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है। सेल टैक्स हो गया। इसके अलावा जो है आपके पास इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गई। फायर इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ठीक है। इसके अलावा फ्राइट चार्जेस हो गए। फ्राइट हो गया, कस्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है। कैरेज हो गया, इसको भी आप ऐड करोगे। इसके अलावा क्या क्या चीजें होती है, कस्टम ड्यूटी हो गया। कस्टम ड्यूटी। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है कस्टम ड्यूटी के अलावा इंपोर्ट ड्यूटी होता है। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली यही आपके पास एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो मुझे बताओ भाई। फाउंडेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस बेटा एक ही बात होती है। ठीक है। फाउंडेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ये सारी चीजें एक ही बात होती हैं। ठीक है। फाउंडेशन कॉस्ट। ठीक है। तो ये नॉर्मल ये चीजें होती हैं जो आपको ऐड करनी होती हैं, तो ये आपके पास आ जाते हैं टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको ऐड करके आप कैश प्राइस के नीचे लिख दोगे। ठीक है।
वो आ रहा है 6,000, ठीक है। और फिर आप इसको और उसको ऐड कर लोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगा। ऐड करना है। तो ये 52,550 कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास आ गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं ऐड होती बेटा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आप लोगों के सिलेबस में नहीं ऐड होती। ठीक है। R&D कॉस्ट जो होती है उसको आपने इग्नोर करना है अगर आ जाती है। ठीक है। देखो यहाँ पर ना सिंपली आप मतलब ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है, जहां पर आप एसेट को खुद बनाते हो, वहां पर आप एसेट के ऊपर रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के बाद जो है वो उसके अंदर डेवलपमेंट लेकर आते हो, तो वो एक इनिशियल कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप एसेट को सिंपली खरीद रहे हो ना, तो खरीद के उसके ऊपर रिसर्च थोड़ी करोगे आप। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर दे भी देते हैं तो बेटा इग्नोर करना, ऐड मत करना। क्लियर है यहाँ तक? पैकिंग चार्जेस बिल्कुल ऐड होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे पैकिंग चार्जेस। ठीक है, फाउंडेशन कॉस्ट के साथ ही लिख देता हूँ पैकिंग चार्जेस। ये भी आ जाए तो आप ऐड कर लें। अच्छा, ये तो इसका ए पार्ट हो गया, और ए पार्ट के साथ साथ ना हमने कॉस्ट ऑफ एसेट भी निकालना सीख लिया कि कॉस्ट ऑफ एसेट किस तरीके से निकलता है। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ वर्किंग मस्ट बी शो। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। ये निकालनी है आपको चीज। अच्छा देखो, फर्स्ट रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं। पहली रिक्वायर्ड आपसे कह रहे हैं कि कॉस्ट आपको दे रहे हैं 15,000, स्क्रैप वैल्यू आपकी 0 है, लाइफ आपकी कितनी है, 5 है। तो अगर आप इसका डेप्रिसिएशन निकालते हो तो वो कितनी किस तरीके से आएगा? देखो, फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट है आपकी 1500। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू है नहीं तो डिवाइड करा दूं सिंपल लाइफ से। लाइफ कितनी, 5 साल। तो ये बच्चा हमारे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 5, 300 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, एनुअल डेप्रिसिएशन। एक तो ये चीज उसने पूछी थी आपसे फर्स्ट पार्ट में। दूसरा वो आपसे कह रहा है परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा सिंपल आप क्या करो, जो आपके एसेट की डेप्रिसिएशन है उसको न्यूमिनेटर पे लिखो। जैसे यहाँ पर एसेट का डेप्रिसिएशन कितना है, 300, उसको डिवाइड करवा दो आप एसेट की कॉस्ट से। एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1500। ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कितना, 20%। अच्छा, एक और चीज सुन लो, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए एक और चीज सुन लो। अगर यहाँ पर मैंने अभी क्या लिखा है, मैंने ऊपर डेप्रिसिएशन लिखा, जो भी उसका एनुअल डेप्रिसिएशन आया उसको मैंने डिवाइड करवा दिया एसेट की कॉस्ट से। अगर सेल्वेज वैल्यू दी होती, अगर सेल्वेज वैल्यू दी होती तो फिर आप सेल्वेज वैल्यू माइनस करके लिखते। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी मैं आप लोगों को बता दूं, सेल्वेज वैल्यू जब एसेट की कॉस्ट में से माइनस होता है ना, तो उसको आप कहते हो डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है, आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हो सेल्वेज वैल्यू।
तो आप फार्मूला जो परसेंटेज बनेगी ना, डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज का फार्मूला बनेगा, आपने ऊपर क्या लिखना है, एनुअल डेप्रिसिएशन। उसको आपने डिवाइड करवा देना है किससे, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट में तो हमारे पास सेल्वेज वैल्यू नील थी, तो फिर बच्चों मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली कॉस्ट से डिवाइड करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब आगे आओ। आगे नेक्स्ट में सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आपकी कॉस्ट है 5,000 और स्क्रैप वैल्यू है 500, लाइफ है 10 साल, और आपको एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकालना है और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालनी है। ठीक है, तो वही बात, एनुअल डेप्रिसिएशन किस तरीके से आएगा, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। सेकंड पार्ट में कॉस्ट हमारी है कितनी, 5,000, माइनस कर दोगे आप इसमें से 500 सेल्वेज वैल्यू, और फिर इस होल को डिवाइड करवा दोगे आप किससे, लाइफ से, और लाइफ कितनी है आपकी, 10 साल। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5,000 -500 और डिवाइडेड बाय लाइफ है 10 साल, 450। ठीक है, और आपकी जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कैसे, परसेंटेज कैसे निकलेगी आपकी, परसेंटेज वही, सबसे पहले आप लिखोगे एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपका आया 450। ठीक है, उसको आप डिवाइड करवाओगे डेप्रिशिएबल कॉस्ट से। और डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे आती है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट आती है, कॉस्ट आप लिखते हो 5,000, माइनस करोगे इसमें से 500। ठीक है, और फिर इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। 10% आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट है थर्ड में, वो आपको कॉस्ट दे रहे हैं 10,000, स्क्रैप वैल्यू कह रहे हैं फाइंड आउट करो, लाइफ दे रहे हैं आपको 18, और एनुअल डेप्रिसिएशन भी कह रहे हैं फाइंड आउट करो। ठीक है, और 5% आपको क्या दिया जा रहा है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज। 1 मिनट बेटा। हाँ, अब देखो थर्ड पार्ट में आपको पहले तो कह रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू निकालो, और दूसरा आपको कह रहे हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो। ठीक है, अब ये आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, स्क्रैप वैल्यू भी निकालनी है और हमें डेप्रिसिएशन भी निकालना है, हमें डेप्रिसिएशन का रेट पता है। देखो एक तो चीज ये है, देखो अगर कॉस्ट में से आप सैलवेज वैल्यू माइनस कर दो ना, कॉस्ट में से अगर आप सैलवेज वैल्यू माइनस कर दो और जो भी परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का, फिर वो अप्लाई करो ना, तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो अभी यहाँ पर हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, 450। एनुअल डेप्रिसिएशन दूसरे वाले में कितना है, 450। अगर मैं कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू माइनस करता हूँ, कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितनी थी, 5,000, माइनस करता हूँ सैलवेज वैल्यू कितनी है, 500। ठीक है,
और फिर मैं इसके ऊपर रेट अप्लाई करता हूँ परसेंटेज का। 10% हमारा परसेंटेज था। तो देखो कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। और यही 450 हमारा क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन। मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन के परसेंटेज को अगर आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, एनुअल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के परसेंटेज को अगर आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे अप्लाई करते हो, डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, यही आपके सामने मैंने करके दिखाया। तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लाइव भी गिवन है 18, परसेंटेज बता रहे हैं ये। यार ये तो इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, ऐसे फाइंड आउट नहीं होगा ये। थर्ड वाला, थर्ड वाला मुझे लिख कर करना सी बताना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट माइनस सेल्विज वैल्यू मल्टीप्लाई में करोगे तो आगे एनुअल डेप्रिसिएशन भी, एक इक्वेशन में दो चीजें जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएंगी। अच्छा ये बेटा आपको वन नोट पे मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ऐसे में बताऊंगा, एक्सेल की शीट पे नहीं होगा। एक्सेल की शीट पे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। वन नोट पे आप लोगों को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट जो है वो वन नोट पे सॉल्व करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऐसे बताऊंगा तो आप लोगों के लिए बता नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। अच्छा फोर्थ पार्ट पे देख लो, थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में। तो जब मेरे पास वन नोट होगा ना, तो जैसे मैं लिख कर बता रहा होता हूँ, मुझे याद दिला देना कि सर आपने ये एक रह गया आपका एक पार्ट, तो मैं आप लोगों को लिख के बता दूंगा। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। देखो कॉस्ट माइनस सेल्विज वैल्यू, सेल्विज वैल्यू भी दी है, कॉस्ट भी दी है, लाइफ क्वेश्चन मार्क है, एनुअल डेप्रिसिएशन भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, रेट आपको दिया हुआ है कितना, 10%। ये तो निकल सकता है सिंपल। हम क्या करें, कॉस्ट में से माइनस करें सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, और 10% उसके ऊपर रेट अप्लाई कर दें, हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। देखो कॉस्ट आपकी कितनी है, 5,000, माइनस अगर मैं कर दूं इसमें से 1,000 सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, और फिर उसके ऊपर रेट अप्लाई कर दूं 10% का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। और वो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 400, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ वाले में एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 400। ये बात समझ में आई, क्योंकि रेट गिवन था, कॉस्ट भी गिवन थी, सैलरीज वैल्यू भी गिवन थी। अब एनुअल डेप्रिसिएशन मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लाइफ फाइंड आउट करनी है। लाइफ भी क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला था एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, और उसको डिवाइड करवा देते हो आप यूजफुल लाइफ से, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन भी हमें पता है कितना है, 400, अभी हमने ऊपर निकाला ऊपर, इक्वल्स टू कॉस्ट हमें पता है कितनी है, 5,000, माइनस कर दें सेल्विज वैल्यू, सेल्विज वैल्यू कितनी है, 1,000, और डिवाइड करवा दें हम किससे, लाइफ से, लाइफ हमें नहीं पता। अब लाइफ इधर डिवाइड हो रही है इक्वेशन की उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये 400 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइफ इक्वल्स टू 500 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 400। तो बेटा बताओ मुझे कितना आ जाएगा,
10। तो लाइफ आ गई हमारे पास 10 years। क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? सबको बात समझ में आई किस तरीके से है? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ लास्ट वाले पार्ट पे भाई। कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू और डिवाइड बाय लाइफ एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फिफ्थ वाले पार्ट पे। तो ये बेटा मैं आप लोगों को भी जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो क्या हो रहा है, खत्म होने जा रहा है। देखो, फॉर्मूला यही था, यही मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें 200, इक्वल्स टू, कॉस्ट हमें दी हुई है कितनी, 1000, माइनस करना है हमें सेल्वेज वैल्यू, और सेल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई, वो कह रहा है फाइंड आउट करो, कर लेंगे। और फिर उसको डिवाइड कराओगे किससे, लाइफ से, और लाइफ उसने हमें दी हुई है कितनी, 5 साल। अब क्या करोगे भाई, 5 डिवाइड हो रहा है 200 से, क्या होगा, मल्टीप्लाई, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1000 माइनस सेल्वेज वैल्यू। तो ये हो जाएगा, 200 को 5 से दोगे तो 1000, माइनस 1000 इक्वल्स टू सेल्वेज वैल्यू। तो 1000 में से 1000 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, इक्वल्स टू सेल्वेज वैल्यू। यहाँ पे यानी कि सेल्वेज वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। ठीक है। और परसेंटेज आप डेप्रिसिएशन का निकाल सकते हो भाई, 200 को आप एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कॉस्ट के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि सेल्वेज वैल्यू तो हमारी 0 आई है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये हमने 2021 जो है वो क्या कर लिया। अब हम 2020 करेंगे। 2 मिनट में आप लोगों को लिंक शेयर कर, 10 मिनट का गैप दे रहा हूँ, 10 मिनट में आप लोगों को दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है वो 2019 रेगुलर से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस आसान हुए हैं उनको हम नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हुए तो उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द करंट ईयर क्रॉन डेवलपर्स डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एसिड। अच्छा, अब ये डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ की कंडीशंस हमें पता है ना कि किस किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। डिस्कार्ड करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, अब पहली कंडीशन वो आपको बता रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹1,40,000 वॉज गिवन टू अ स्क्रैप डीलर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट था 1,40,000 का, और ये हमने किसको दे दिया, स्क्रैप डीलर को दे दिया। नो प्रोसीड वर रिसीव, मतलब हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब एक किस्म का क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया आपने। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट वाज ₹1,19,000। उस वक्त जो आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1,19,000। तो डिस्कार्ड वाला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो बेटा, लॉस, और इसमें तो सीधा सीधा में क्या होता है, डिस्कार्ड करते वक्त लॉस होता है, लॉस ऑन डिस्कार्ड। इसकी वर्किंग भी हमने पहले भी की हुई है। लॉस ऑन डिस्कार्ड में आप लोग बच्चों क्या करते हो, सबसे पहले एसिड की कॉस्ट लिखते हो। एसिड की कॉस्ट जो है वो है कितनी, 1,40,000, और फिर आप इसमें से लेस कर देते हो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जितना भी है, जितना दिया हुआ है, 1,19,000। तो ये सीधा सीधा हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 1,19,000 माइनस कर देंगे तो 21,000 का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन डिस्कार्ड। अच्छा, इसकी एंट्री में मैंने आपको बताया था, आप लॉस को डेबिट करते हो। लॉस कितने से है, 21,000 से। तो उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,19,000, और एसेट क्या था आपके पास, इक्विपमेंट था, तो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,40,000। मतलब कोई नई चीज नहीं थी इसमें, सीधी सीधी वैल्यूज दी हुई थी, और आपने इसको क्या कर लिया, वर्किंग भी कर ली, और साथ में आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया। अच्छा, सेकंड में आपको क्या कह रहे हैं,
सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹6,30,000। रिसी अच्छा, अब लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कितने की, 6,30,000 की। रिसीविंग ₹2 लाख इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नहीं एक मिनट, सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹6,30,000, रिसीविंग ₹2 लाख in cash, and 5 years 10% note receivable for 4,30,000। ठीक है, देखो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये अपनी लैंड और बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात में वो आपको ये बता रहे हैं कि जितने कितने का सेल कर रहे हैं, 6,30,000 का। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब 6,30,000 का इन्होंने सेल किया ना, तो जिस कस्टमर को इन्होंने सेल किया है उससे एग्रीमेंट ये हुआ है कि 2 लाख रुपए कैश मिलेगा, तो बाकी का जो 4,30,000 है ना, उसके नोट रिसीवेबल जो है वो इन्होंने 5 साल के लिखवा लिए। मतलब कि 5 साल बाद जो है वो इनको 4,30,000 मिलेगा। टोटल जो ये सेल कर रहे हैं वो 6,30,000 का सेल कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है, 6,30,000 की। कैश कितना मिल रहा है, 2 लाख, और बाकी के नोट रिसीवेबल मिल रहे हैं कितने, 4,30,000। अगर 2 लाख और 4,30,000 को आप ऐड भी करोगे तो टोटल 6,30,000 है। फिर कह रहे हैं क्राउन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो अ लैंड ₹1,20,000, बिल्डिंग ₹3,50,000। कह रहे हैं कि इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो लैंड की वैल्यू है वो 1,20,000 है, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 3,50,000 है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹1,15,000, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 1,15,000। ठीक हो गया, मतलब सारी चीजें दी हुई हैं इन्होंने। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सेल की वर्किंग करोगे, यहाँ पे लॉस और गेन ऑन सेल, इसकी वर्किंग होगी। सबसे पहले आप एसेट की क्या लिखोगे, कॉस्ट लिखोगे। अब एसेट की कॉस्ट क्या है, एसेट की कॉस्ट जो है वो लैंड की जो है वो 1,20,000 है, और बिल्डिंग की जो है वो 3,50,000 है। तो 1,20,000 और 3,50,000 दोनों को प्लस कर लो, 1,20,000 प्लस 3,50,000, 4,70,000। ठीक है, लैंड की वैल्यू 1,20,000, और बिल्डिंग की वैल्यू 3,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग का है 1,15,000, तो लेस कर देंगे हम इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इन्होंने बताया है 1,15,000। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर डेप्रिसिएशन तो सिर्फ बिल्डिंग का है, तो बेटा लैंड का डेप्रिसिएशन होता भी नहीं है। माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, बुक वैल्यू। फिर हम इसमें से लेस करेंगे मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू जो है वो कितने का सेल कर रहे हैं, ये मार्केट वैल्यू है 6,30,000। मतलब कि अच्छा खासा इनका एक्सिस चला गया ना, प्रॉफिट हो गया इनको। 6,30,000 का क्या हो गया, गेन हो गया, क्योंकि एसिड की वैल्यू 3,55,000 की थी और 6,30,000 का मार्केट में सेल हो रहा है, तो 2,75,000 का इनको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, असल मसला है एंट्री के अंदर। मैंने कहा था जब भी आप सेल करते हो तो एसेट कैश को डेबिट करते हो, ठीक है, मार्केट वैल्यू से। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ कैश नहीं मिल रहा, बल्कि हमें हमारे क्या है, नोट रिसीवेबल भी है। कुछ कुछ हिस्सा हम कैश पे ले रहे हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू हमारी अगर 6,30,000 है, तो मार्केट वैल्यू जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होकर मिल रही है हमें। 2 लाख रुपए हमें ऑन दी हैंड कैश मिल रहा है, और बाकी का जो है वो हमें 4,30,000 के नोट रिसीवेबल है। नहीं माइनस तो मैं बेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इस वजह से माइनस लिख रहा हूँ। माइनस लिखना है लिख दो, ब्रैकेट में लिखना है लिख दो। अकाउंटिंग में वैसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, मेरी एक्सेल की शीट है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है। अच्छा, तो जो अब यहाँ पर आप कैश को डेबिट करोगे, कैश डेबिट हो जाएगा आपका 2 लाख से। फिर उसके बाद नोट रिसीवेबल डेबिट होगा। नोट रिसीवेबल जो है वो आपके 4,30,000 से। ठीक है,
तो अगर कैश आ रहा हो तो बेटा कैश को डेबिट करते हैं, अगर कैश के अलावा कोई और ऐसी कोई चीज आ रही है तो उसको आप डेबिट कर दो। तो ये दोनों को मिलाकर देखो मार्केट वैल्यू ही बन रही है 6,30,000। इसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो डेबिट होगा वो 1,15,000 से है। तो उसके बाद जो है वो क्रेडिट क्या होगा हमारे पास, गेन हो जाएगा। गेन जब भी होता है तो वो क्रेडिट होता है। गेन 2,75,000 का है। और साथ में आप उस एसेट को भी क्रेडिट कर दोगे, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, लैंड अलग से क्रेडिट होगा और बिल्डिंग अलग से क्रेडिट होगी, उनकी वैल्यू है दोनों की अलग अलग दी हुई थी इन्होंने। और दोनों होते भी एक अलग अलग एसेट है। लैंड जो है वो क्रेडिट होगा कितने से, लैंड की वैल्यू जो है वो उन्होंने दी थी आपको, कहा गया 1,20,000, और बिल्डिंग 3,50,000। 3,50,000। ये बेटा आप लोग क्या करोगे, एंट्री बनाना। ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। ट्रेड इन एन ओल्ड ट्रक फॉर अ न्यू ट्रक। अब देखो, अब यहाँ पे थर्ड पे वो कह रहे हैं कि आप ओल्ड ट्रक के साथ न्यू ट्रक को ट्रेड कर रहे हो, यानी कि एक्सचेंज कर रहे हो। द ओल्ड ट्रक हैड कॉस्ट ₹1,00,000। ओल्ड ट्रक की कॉस्ट है 1,00,000। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000, और उसका डेप्रिसिएशन भी आपको बता दिया 70,000 है। द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू ट्रक वॉज ₹1,70,000। अच्छा, अब ये लिस्ट प्राइस आपको बता रहे हैं कि लिस्ट प्राइस कितनी है, 1,70,000 है। ठीक है, नए एसिड की या नए ट्रक की। Cron received ₹50,000 trade-in allowance and paid ₹1,20,000 बैलेंस इन कैश। देखो, जब भी हम एक्सचेंज किया करते थे ना, अगर आपको याद हो, तो हम दो वर्किंग करते थे। एक तो हम लॉस और गेन की वर्किंग करते थे और दूसरी हम कैश पेमेंट की वर्किंग करते थे। ठीक है। तो यहां पर देखिए, इन्होंने क्या किया है, कैश पेमेंट आपको निकाल कर दे दी है, 1,20,000 इन्होंने आपको बता दिया कि कैश। अच्छा, अब इसकी वर्किंग आप करो या ना करो कोई मसला नहीं है। देखो, सारी चीजें दी हुई है। सिर्फ लॉस और गेन नहीं दिया हुआ कि आपको ट्रेड करते वक्त लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे एज इट इज। देखो कैसे निकालता हूं मैं, गौर से सुनना सारे बच्चों। एक्सचेंज करने की याद होगी आप लोगों को, सब बच्चों को एंट्री क्या बताई थी मैंने आप लोगों को। मैंने कहा था जब भी आप एक्सचेंज करते हो ना बच्चों, तो आप जो आपका नया एसेट होता है ना, उसको आप क्या कर देते हो, डेबिट। जैसे कि यहाँ पर न्यू ट्रक है ना, तो यहाँ पर न्यू ट्रक हमारे लिए व्हीकल में आता है। न्यू व्हीकल हमारी डेबिट हो जाएगी। न्यू व्हीकल की लिस्ट प्राइस वो आपको दे रहे थे 1,70,000। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि पुराने वाले का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000 दे रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लॉस डेबिट होता है। अगर क्वेश्चन में लॉस हो तो लॉस डेबिट होगा, अगर गेन हो तो गेन हमारे पास से क्या होता है, क्रेडिट होता है। लॉस और गेन हमें दोनों नहीं पता कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम रहने देते हैं, लॉस और गेन को रिकॉर्ड नहीं करते। हम आगे चलते हैं। लॉस और गेन के बाद की आगे की कहानी क्या है, जो हमारा ओल्ड एसिड है वो क्रेडिट हो जाता है, यानी कि ओल्ड व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड व्हीकल कितने का था, 1,00,000 का। ठीक है। फिर उसके बाद जितनी कैश पेमेंट हो, कैश भी क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे कैश आपको बता रहे हैं कि कैश पेमेंट कितनी हो रही है। लास्ट में बता रहे हैं कि ट्रेड इन अलाउंस रिसीव हो रहा है आपको 50,000 से, और फिर एंड पेड ₹1,20,000 कैश। 1,20,000 का क्या है, कैश है। तो कैश पेमेंट मैंने 1,20,000 से क्रेडिट कर दी। अब देखो, इसको बैलेंस करो एंट्री को। अगर आप इसकी डेबिट साइड टोटल करते हो ना, तो डेबिट साइड आपके पास आएगी 2,40,000 की। और क्रेडिट साइड का अगर टोटल करते हो तो वो आ रहा है कितना, 2,20,000। यानी कि आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। कितने से कम पड़ रही है, दोनों साइड्स को आपस में माइनस करके देख लो। यानी कि डेबिट साइड का टोटल माइनस
क्रेडिट साइड का टोटल। तो 20,000 से हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको कैश पेमेंट दे दी जाए ना, तो लॉस और गेन निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप क्या करो, लॉस और गेन की जगह खाली छोड़ दो और एंट्री को बैलेंस कर लेना। तो आपको पता लग जाएगा, क्रेडिट साइड कम पड़े तो गेन, और अगर डेबिट साइड कम पड़े तो क्या होगा, लॉस होगा। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी। फिर फोर्थ में कह रहे हैं, ट्रेड इन इट्स ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम विद अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब वो ट्रेड कर रहे हैं अगेन, और अपने पुराने कंप्यूटर का एक नए कंप्यूटर के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं। द ओल्ड कंप्यूटर हैड कॉस्ट रुपीज 1,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000। वो कह रहे हैं कि जो ओल्ड इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट है 1,50,000, और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो 1,10,000 है। ये दोनों कहानी है जिसने ओल्ड इक्विपमेंट के बारे में बताई है। कह रहे हैं कि द न्यू कंप्यूटर हैड अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 90,000। जो न्यू कंप्यूटर है उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो 90,000 है। क्राउन वॉज ग्रांटेड रुपीज 10,000 ट्रेड इन अलाउंस। वो कह रहे हैं कि जो है वो हम क्या दे रहे हैं, ट्रेड इन अलाउंस दे रहे हैं 10,000 का। एंड पेड रुपीज 30,000 इन कैश, एंड इशू रुपीज 50,000 2 years 9% नोट्स पेबल फॉर द बैलेंस। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रहे हैं। एक तो ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी 1,50,000, अपने पास लिख लेना आप रजिस्टर पे। ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट दे रहे हैं 1,50,000। ओल्ड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन दे रहे हैं 1,10,000। न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट दे रहे हैं 90,000। ट्रेड इन अलाउंस दे रहे हैं 10,000। अच्छा, फिर उसके बाद आगे इन्होंने कैश पेमेंट भी बताई है। देखो कैश पेमेंट के भी इन्होंने दो हिस्से कर दिए। कैश पेमेंट वो आपको बता रहे हैं कि पे कर रहे हैं हम ऑन दी स्पॉट 30,000, और बाकी के हमने 50,000 के नोट इशू किए, यानी कि टोटल जो ओवरऑल पेमेंट हो रही है ना, 80,000 की पेमेंट हो रही है। ठीक है, टोटल जो अब पेमेंट हो रही है वो 80,000 की हो रही है, कि भाई 30,000 का कैश दे दिया और बाकी 50,000 की क्या कर दी है, नोट इशू कर दिए। हो जाता है ना, जैसे कि मैं किसी बंदे के पास जाऊं, मैं बोलूं कि भाई ये लो मेरा पुराना कंप्यूटर और बदले में नया कंप्यूटर दे दो। उसने बोला चलो ठीक है, तुम नया कंप्यूटर ले लो मुझसे और मुझे अपना पुराना कंप्यूटर दे दो, लेकिन तुम्हें एक्सेस इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा चलो ठीक है यार, तुम मुझसे एक्सेस अमाउंट ले लो 30,000 रुपये, तो अभी ऑन दी स्पॉट कैश ले लो मुझसे, बाकी के 2 साल के नोट लिखवा लो 50,000 के। तो टोटल ओवरऑल जो मैं पेमेंट करूंगा वो कितनी पेमेंट करूंगा, 80,000 की। तो इस क्वेश्चन में भी इन्होंने क्या किया है कि आपको कैश पेमेंट बता दी है, लेकिन कैश पेमेंट के दो हिस्से कर दिए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देखो ना, कैश पेमेंट हमने बता दी थी, हमें बता दी थी। अब जब बच्चों कैश पेमेंट आपको गिवन है ना, तो लॉस और गेन की वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है जनरल एंट्री के अंदर। जैसे पहले हमने गेन फाइंड आउट किया था, वैसे अब भी हम गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखो। न्यू कंप्यूटर डेबिट होगा, न्यू कंप्यूटर यानी कि न्यू इक्विपमेंट। न्यू इक्विपमेंट जो था उसकी जो लिस्ट प्राइस थी वो थी 90,000। इसके अलावा पुराने वाले का अलाउंस डेबिट करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। पुराने वाले का जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो है, अल्लाह भला करे, कितना, 1,10,000। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। लिख लेते हैं 12। लॉस होगा तो लॉस लिख देंगे, गेन होगा तो गेन लिख देंगे। इसके अलावा ओल्ड इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा अपनी कॉस्ट से, और ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी, शुरू में ही बता दी थी इन्होंने, 1,50,000। और जो कैश पेमेंट हो रही है दो हिस्सों में हो रही है, एक तो हम कैश पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं कितना, एंड पेड रुपीज 30,000 इन कैश।
और बाकी के नोट इशू कर रहे हैं, यानी कि नोट पेएबल। और नोट पेएबल कितना है? 50,000। ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगेन आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को बैलेंस करना है। कौन सी साइड कम पड़ रही है? अगर आप देखो, आपकी क्रेडिट साइड है 2,30,000 की और डेबिट साइड है 2 लाख की, यानी कि आपकी डेबिट साइड कम पड़ रही है कितने से? 30,000 से। तो डेबिट साइड कम पड़े तो क्या होगा? लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में गेन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? लॉस होगा। तो अगर क्वेश्चन में कैश पेमेंट दे दी जाए ना बेटा, तो इस तरीके से भी लॉस और गेन की वर्किंग हो सकती है। यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल, कोई मसला है इस क्वेश्चन में? इसकी पिक्चर लेना चाहो तो ले लो, फिर हम आगे 2019 की प्राइवेट की तरफ चलते हैं। अभी रेगुलर किया था, फिर हम प्राइवेट की तरफ जाएंगे। यहाँ तक देखो बेटा, किसी का कोई सवाल हो? अच्छा बेटा, मुझे याद दिलाना कि दो चैप्टर्स हैं आपके, बैंक रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप लिक्विडेशन। इन दो चैप्टर्स के ना लिंक मैं आप लोगों को क्लास के बाद शेयर करूंगा, ठीक है? वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर जिस बच्चे ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और मैं जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा, बैंक रिकंसिलेशन का और डिसोल्यूशन का, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का। ठीक है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो उस उनको करने की कोशिश करना, तो आपके दो चैप्टर्स वहां से भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये डेप्रिसिएशन तीसरा और अकाउंट रिसीवेबल है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वो वर्कशीट है। मतलब पीछे आगे हमारे पास तीन चैप्टर्स हैं जिनको हमने करना है सही से। बैंक रिकंसिलेशन आप लोगों को लेक्चर्स जो है वो मैं आप लोगों को वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो बेटा मुझसे पूछ लो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अबे यार, तुम्हारे मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रह जाता है। यार अभी इतना बर्डन है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बाकी सारे मतलब कि अभी एडीसी बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। और इसी चक्कर में आपके ये आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो रही है, सिर्फ मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाली। मोहसिन हो जाएगी। व्यवस्था शजर से उम्मीदें बाहर रख। ठीक है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। रिमेनिंग अकाउंटिंग लेक्चर, अबे यार तुम्हारे पास तो सारे के सारे यार लेक्चर्स हैं, तुम्हें तो ड्राइव पे भी मैंने ऐड किया हुआ है। मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आया। हाँ बेटा, आपकी क्योंकि फर्स्ट क्लास होगी मेरे ख्याल में। फर्स्ट क्लास होगी, इस वजह से नहीं समझ में आया होगा। तो इससे इसके लिए आपने क्या करना है, इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। ठीक है, उसमें मैंने 3-4 लेक्चर्स एक साथ मिलाकर कंबाइन करके लेक्चर अपलोड कर दिया था। वो देख लेना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको मेरी ये वाली क्लास भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये तो आज आखिरी क्लास है ना डेप्रिसिएशन। तो इस वजह से आपको नहीं समझ में आई होगी, तो परेशान नहीं हो, उसके आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आपने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, क्लासेस हमारी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। पार्टनरशिप फॉर्मेशन, अभी रुक जाओ यार, पार्टनरशिप फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो काम के चैप्टर्स हैं पहले उसके ऊपर तो फोकस करो सही से। पार्टनरशिप फॉर्मेशन बल्कि मेरे ख्याल में मैंने ड्राइव पे शायद अपलोड किया हो या नहीं किया हो, बहरहाल मुझे याद नहीं। इसको देख लेते हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 प्राइवेट पे आ जाओ। अब 2019 प्राइवेट में आपको देखो क्या कह रहे हैं। उसमें उसने कहा था, देखो रिक्वायर्ड थी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर टू रिकॉर्ड ईच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्रीज बनानी थी, वो हमने बना ली। अब 2019 प्राइवेट पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि आहर लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन बाय इंक्वायरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर्स किए, जैसे कि नेट कैश प्राइस बता रहे हैं 90,000, सेल टैक्स बता रहे हैं 10,000, कस्टम ड्यूटी बता रहे हैं 20,000, property tax on machine for the 6 months 2,000, machine was damaged during installation and was repaired at a cost of 6,000, installation and testing cost 4,500,
Machine was insured against risk of fire for rupees 1500 for 6 months. इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है 5000 और फ्लाइट चार्जेस है 8000। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं कि बताओ इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, जो जो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे वो हमारे क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो जो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे वो हमारे कौन से होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आपने इसमें क्या करना है बेटा, शेड्यूल बनाना है। कैसे शेड्यूल बनाना है, एक एक हेडिंग दे दो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर एक हेडिंग दे दो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले नेट कैश प्राइस बताई हुई है भाई, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैश प्राइस, कैश प्राइस अमाउंट कितना है, 90,000 का। अच्छा, फिर उसके बाद आगे सेल टैक्स बता रहे हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेल टैक्स आपको दे रहे हैं 10,000 से। फिर उसके बाद जो है वो आपको कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं। कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं 20,000 से, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। प्रॉपर्टी टैक्स है 2,000 का। फिर डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट, ये भी बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट है आपकी 6,000 से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आगे इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग आपको दे रहे हैं 4,500 से, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, फायर फायर इंश्योरेंस करवाइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फायर इंश्योरेंस है आपका 1,500 से। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 5,000 से। और फ्लाइट चार्जेस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 8,000 से। तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, टोटल कर लेते हैं इसका। एक लाख 37,500। और ये हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 9,500 से। फर्स्ट रिक्वायर्ड थी, वो कह रहा था कि शेड्यूल बनाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो वो हमने एक शेड्यूल बना दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी, और एक बना दिया हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि गिव वन एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ मशीन एंड अनदर एंट्री टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर ब्रैकेट में उन्होंने दिया डेबिट मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। कह रहे हैं कि एक एंट्री बताओ जिसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना है, और एक एंट्री बताओ जिसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो आपको एंट्री बताई हुई ना, डायरेक्टली आप क्या करते हो, उस एसेट को डेबिट करते हो। यहाँ पे मशीन है हमारे पास, तो मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट। ठीक है। और यहाँ पर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक एंट्री बनानी है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि बेटा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, वो अपने नाम से डेबिट होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट, डैमेज एंड रिपेयर डेबिट, फायर इंश्योरेंस डेबिट, इससे होता है। लेकिन उसमें ना वो आपको देखो ब्रैकेट में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेबिट मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट।
वो कह रहा है कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ना डेबिट जिसको करना है वो किसको करना है, मिसलिनियस को करना है। मतलब अब जो है आपके ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होंगे, बल्कि एक ही एंट्री में मिसलिनियस को आपने डेबिट करना है। तो हम मिसलिनियस को डेबिट कर रहे हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना। मिसलिनियस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से, 9,500 से और 9,500 से। लेट सपोज अगर वो ये वर्ड ना कहता ना कि मशीन डेबिट मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट, तो फिर मैं क्या करता बेटा, इन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करता, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट करता, डैमेज एंड रिपेयर एक्सपेंस डेबिट करता, फायर इंश्योरेंस डेबिट करता। मतलब फिर मैं एंट्री इस तरीके से बनाता। मैं क्या करता, इन सब चीजों को डेबिट करता, ठीक है, और कैश को क्या करता, क्रेडिट। लेकिन ये तब होता जब वो हमें ये सेंटेंस ना लिखता कि भाई डेबिट मिसलिनियस को कर दो। तो अभी उसने कहा है मिसलिनियस को करने को, इस वजह से मैंने मिसलिनियस को डेबिट किया और कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। ड्राइव का लिंक बेटा कल तक मिल जाएगा इंशाल्लाह सबको, अभी तक किसी को भी नहीं मिला ड्राइव का लिंक। क्योंकि हमारी जो क्लासेस थी पेड क्लासेस थी, ये सारी की सारी, आप लोग शुक्र अदा करो कि आप लोगों को ड्राइव जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तमाम लेक्चर्स मिल रहा है। वो जो ड्राइव का लिंक था वो मतलब दिसंबर तक लोगों की सब्सक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो उसको हम फ्री कर देंगे आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, बी पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं कि अ मशीन वाज एक्वायर्ड बाय साजिद कॉर्पोरेशन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 4 लाख on October 1st, 2015, having a useful life of 5 years and residual value of rupees 1 lakh। देखो, एसेट खरीदा अक्टूबर की फर्स्ट 2015 में, कॉस्ट आपको 4 लाख बताई जा रही है और लाइफ बताई जा रही है 5 साल, और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आपको बताई जा रही है 1 लाख। साजिद कॉर्पोरेशन यूजेस सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। मेथड जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। चलो अब आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि मैंने सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आप लोगों को नहीं करवाया था, तो यहाँ पर वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एंड क्लोज इट्स अकाउंट ऑन December 31st, ट्रेड इन अलाउंस आपको बता रहे हैं 1,20,000 यहाँ पे, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का आगे भी एक और हिस्सा है, वो मैंने अपलोड नहीं किया वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा देखो बेटा, इसका जो बी पार्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस करना था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बी पार्ट, बी पार्ट में कह रहे हैं कि अ मशीन वॉज एक्वायर्ड बाय साजिद कॉर्पोरेशन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 4 लाख। ठीक है, एक मशीन उन्होंने बाय की है 4 लाख रुपए की, अक्टूबर की फर्स्ट 2015 में। यूजफुल लाइफ है इसकी 5 साल। सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख। ठीक है। साजिद कॉर्पोरेशन यूजेस सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मेथड जो यूज कर रहे हैं वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लोज होते हैं वो December 31st को होते हैं। ट्रेड इन अलाउंस आपको बता रहे हैं 1,20,000। और बाकी वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने डिफरेंस कैश का पे किया है। अच्छा, मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि इन्होंने ये क्वेश्चन कहीं मिसिंग तो नहीं है मेरे पास, कि इन्होंने इसमें डेट नहीं बताई हुई कि किस तारीख को ये एक्सचेंज कर रहे हैं। परचेजिंग डेट तो बता रहे हैं, लेकिन किस डेट को ये एक्सचेंज कर रहे हैं वो नहीं बता रहे। देखो आप लोग अपने पास पेपर्स को ओपन करके देखो, ये वाला ईयर कौन सा ईयर है हमारे पास, ये 2019 का प्राइवेट है। जल्दी से बताओ बेटा, टाइम से आओ ना।
December 31 2019 बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास पास पेपर में ये एक्सचेंज की रेट नहीं थी। ठीक है, तो अब पता लग गया December 31 2019 को ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो इसका अगर हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि ये एसेट जो है वो इसकी कॉस्ट है 4 लाख, इसकी जो सैलवेज वैल्यू है वो है 1 लाख। अच्छा, इसकी परचेजिंग डेट है October 1 2015। अच्छा, लाइव बता रहे हैं आपको 5 years। और फिर उसके बाद ये एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज कब कर रहे हैं, December 31 2019 में। और ट्रेड इन अलाउंस आपको बता रहे हैं 1,20,000। अच्छा, और न्यू एसिड की भी कॉस्ट नहीं बता रहे आपको यहाँ पर। तो नहीं, न्यू एसिड की अगर कॉस्ट ना बताएं तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, न्यू एसिड की अगर आपको कॉस्ट नहीं बताते तो कोई इशू नहीं होता। तो न्यू एसिड की कॉस्ट वही हो जाती है जो ट्रेड इन अलाउंस होता है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू एसिड की कॉस्ट ना बताए, ये भी लिख लेना आप लोग, अगर न्यू एसिड की कॉस्ट गिवन ना हो ना क्वेश्चन में, तो जो ट्रेड इन अलाउंस होता है वही आपके पास न्यू एसिड की कॉस्ट होती है। ठीक है, यानी कि न्यू एसिड की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1,20,000। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास ना इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। ये मेरे पास पास पेपर की कुछ एरर्स भी हैं पास पेपर्स में, तो इस वजह से। और ना रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि आपने एक्सचेंज को रिकॉर्ड करना है और लॉस और गेन को रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि दिखाना है लॉस और गेन कब रिकॉग्नाइज होते हैं कब नहीं होते, ये भी मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि बेटा जब भी आप एसिड को डिस्पोज ऑफ करते हो, तो जब आपने उसको खरीदा है तब, और जब आप उसको डिस्कार्ड करने जा रहे हो तब, तब तक का आपके पास डेप्रिसिएशन होना चाहिए। यानी कि हम इसको खरीद रहे हैं October 1 2015 में, और इसको एक्सचेंज कर रहे हैं December 31 2019 में, यानी कि 2015, 2016, 2018 और 2019। 2015 का जो हमारे पास डेप्रिसिएशन होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 3 महीने का होगा। लेकिन 2016, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 4 साल का, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। और सिर्फ 2015 का हमारे पास 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि एक्सचेंज की वर्किंग के अंदर हमें दिखाना होता है डेप्रिसिएशन को। तो अब मैं इसकी वर्किंग करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा डेप्रिसिएशन की। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग सम ऑफ ये डिजिट मेथड। काफी बच्चे पूछ भी रहे थे इस मेथड के बारे में, तो अच्छी बात है आज ये क्लियर हो जाएगा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा बेटा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का जो बच्चों फार्मूला होता है वो होता है पर ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करवा दे तो लाइफ
और डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला होता है बेटा, लाइफ ओवर फ्रैक्शन। पर ईयर डेप्रिसिएशन आता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लाइफ ओवर फ्रैक्शन, ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें देखो कॉस्ट भी पता है, सेल्वेज वैल्यू भी पता है। लाइफ भी पता है, फ्रैक्शन हमें नहीं पता। तो फ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता है ये देख लो। फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय टू। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा ये जब फॉर्मूला आप यूज करते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। अब जैसे मैं यहाँ पे फ्रैक्शन निकालता हूँ, फ्रैक्शन इनटू एन, एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 ईयर्स है। 5 इंटू 5 प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय टू, ये होगा फ्रैक्शन का फॉर्मूला। फिफ्टीन आ जाएगा हमारे पास। तो फ्रैक्शन हमारे पास आ गया कितना, 15। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल हो कि ये फ्रैक्शन कैसे निकाला है? सबको क्लियर है? आगे चलूं मैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब हमें जो डेप्रिसिएशन चाहिए ना, वो चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर 2015। फिर हमें चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर 2016। फिर हमें चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर 2017। फिर हमें चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर 2018 और डेप्रिसिएशन फॉर 2019। हमें इतने सालों का जो है वो डेप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, पहले 2015 का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, 2015 में फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या लिखो, कॉस्ट लिखो। कॉस्ट आपके एसेट की है 4 लाख, माइनस करोगे सेल्विज वैल्यू, सेल्विज वैल्यू आपके एसेट की 1 लाख। फिर फॉर्मूला कहता है मल्टीप्लाई करवा दो इसको किससे, लाइफ से। लाइफ आपके एसिड की कितनी है, 5। फिर फॉर्मूला कहता है इसको डिवाइड करवा दो फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन कितना हमारे पास, 15। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगा पर ईयर का। लेकिन 2015 में हमने एसिड को खरीदा कब है, अक्टूबर में खरीदा है। तो 2015 का जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो पूरे साल का तो नहीं आएगा ना। तो फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा से 3 और डिवाइड कर दूंगा 12 से। सबको बात समझ में आई ये मैंने क्या किया है? क्लियर हुआ? अमाउंट बताओ मुझे कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी मुझे अमाउंट बताओ कितना आ रहा है।
कोई बच्चा कैलकुलेट करके बता दे भाई कितना आ रहा है। 25,000, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक हो गया। तो बेटा ये जो डेप्रिसिएशन आ गया, ये आ गया 25,000, 2015 का। अब आप आओगे 2016 में। ये जो सम ऑफ ये डिजिट मेथड फॉर्मूला है ना, सारे बच्चे आप गौर से सुनना है, यहां से आप कहानी चेंज होगी थोड़ी सी। सम ऑफ ये डिजिट मेथड ये कहता है कि जैसे ही आपने एसिड को 1 साल इस्तेमाल कर लिया, आप एसिड की लाइफ को कम कर दोगे। सम ऑफ ये डिजिट मेथड ये कहता है कि भाई अगर आपने एसिड को 1 साल इस्तेमाल कर लिया है, तो आप अपने एसिड की लाइफ को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। जैसे देखो, अभी मैंने एसिड को ना सिर्फ और सिर्फ ताजा ताजा 3 महीने इस्तेमाल किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2015 में। अब जब तो हम 2016 में आते हैं ना, तो 2016 में हमारे एसिड का साल भी मुकम्मल हो रहा है। और कब हमारे एसिड का साल मुकम्मल हो रहा है? September 31 को। और जैसे ही एसिड का साल मुकम्मल होगा, तो हमें एसिड की लाइफ को क्या करना है, कम भी करना है, क्योंकि सम ऑफ ये डिजिट मेथड ये कहता है जैसे ही आप एसिड को 1 साल इस्तेमाल कर लो, तो आप एसिड की लाइफ को क्या कर दो, कम कर दो। अब यहां पर आकर हम फंसेंगे, देखो किस तरीके से निकालूंगा डेप्रिसिएशन, सारे बच्चे गौर से सुनना। शुरू के 9 मंथ्स, शुरू के 9 मंथ्स यानी कि September 31 तक हमारे एसिड की लाइफ कितनी रहेगी, 5। लेकिन हमें जो डेप्रिसिएशन निकालना है, हमें September 31 तक का थोड़ी निकालना है, हमें तो December 31 तक का निकालना है, क्योंकि हमारा ईयर एंड कब होता है, दिसंबर में होता है। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहाँ पे कि हमारे जो कंपनी का ईयर एंड है वो दिसंबर में हो रहा है, और हमारे एसिड का जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, September 31 को हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले जितने भी साल होंगे उनका डेप्रिसिएशन पार्शियली निकालेंगे। शुरू के 9 मंथ्स एसिड की लाइफ रहेगी वही सेम, 5 इयर्स। आखिर के 3 महीने, आखिर के 3 महीने एसिड की लाइफ कितनी हो जाएगी, 5 से 4। तो इस तरीके से हमारे पास 2016 का डेप्रिसिएशन आएगा। सब बच्चों को बात समझ में आई है? हाँ, फ्रैक्शन मेरा बच्चा सेम रहेगा, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रैक्शन फिक्स है। देखो, दोबारा से बता रहा हूँ, सारे बच्चे गौर से सुनना। सम ऑफ ये डिजिट मेथड ये कहता है कि आपके एसिड की लाइफ जैसे ही 1 साल मुकम्मल हुआ, आप अपने एसिड की लाइफ को कम कर दोगे। और नॉर्मली जनरली यही कहा जाता है ना कि भाई जैसे आपके एसिड का 1 साल आपने गुजार लिया, तो अब आपके एसिड की लाइफ 5 साल थोड़ी रही है, अब आपके एसिड की लाइफ कितनी हो गई है, 4 साल हो गई है। ठीक है। अब जब आप 2016 का डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, तो अपने माइंड में ये रखो कि हमने एसिड को 2015 में खरीदा था, और 2015 के अंदर हमने एसिड को 3 महीने इस्तेमाल कर लिया है। सम ऑफ ये डिजिट मेथड ये कहता है कि एसिड की लाइफ जैसे ही मुकम्मल हो गई, तो एसिड की लाइफ कम करनी है। अब जब आप 2016 का डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो शुरू के जो 9 मंथ्स होंगे ना आपके, उसमें आपके एसिड की लाइफ तो वही रहेगी, 5। अब 9 मंथ्स ये, और पिछले साल आपने 3 महीने एसिड को यूज किया, पूरा साल आपका एसिड का हो चुका है। तो फिर आप आखिरी के जो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालोगे, क्योंकि आपने जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो December 31 तक का निकालना है। तो आखिरी का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा उसमें आप लाइफ को 4/15 कर दोगे, 5/15 से। क्लियर हुई यहां तक बात सबको? और हर साल मैं ऐसे ही करूंगा। अब जब मैं 2017 में आऊंगा,
2017 में जब मैं आऊंगा, शुरू के 9 मंथ्स में एसिड की लाइफ को रखूंगा 4। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा बोलिए। जब हमने 2015 में 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला है तो वो तो ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर 2016 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो तो हम 12 महीने का निकालेंगे ना, तो हम 9 महीने का क्यों निकाल रहे हैं? देखो जैसे नौ बेटा, महीने का 5 ईयर्स ले रहे हैं और 3 महीने का हम 4 ईयर्स ले रहे हैं, तो हम पूरे 12 मंथ्स का 4 ईयर्स क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो बेटा, इसमें मैंने आपको कहा कि आपके एसिड की लाइफ जैसे ही मुकम्मल हो जाए ना, 1 साल पूरा हो जाए, तो आपने अपने एसिड की लाइफ को कम करना है। ठीक है। अब 2016 के अंदर आकर हो ये रहा है कि आपके एसिड की लाइफ मुकम्मल हो रही है बीच में, 1 साल पूरा ही हो रहा है बीच में। आपका जो कंपनी का ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है December 31 को। लेकिन जो आपके एसिड का ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? September 31 को। और फॉर्मूला ये कह रहा है कि जैसे ही एसिड का ईयर एंड हो, आपने एसिड की लाइफ को कम करना है। तो अब अगर मैं पर 2016 का जैसे डेप्रिसिएशन निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि जहां पर मेरे एसिड का ईयर एंड हो रहा है, वहां तक तो सीधा सीधा गया, मैं डेप्रिसिएशन निकाल लिया 9 मंथ्स का। जैसे ही मैंने 9 मंथ्स क्रॉस किए, तो मेरा एसिड का 1 साल पूरा हो चुका है। अब मुझे आखिरी के जो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है 2016 का, तो उसमें मेरे एसिड की लाइफ कितनी हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ गया। परचेजिंग डेट से एसेट की लाइफ हमें वो काउंट करना हाँ, है, क्योंकि ऐसे ही हमने है। तो एसिड अक्टूबर की फर्स्ट को खरीदा है, तो अगले साल सितंबर की 31 को जाकर हमारा एसिड क्या हो जाएगा? पूरे 1 साल का हो जाएगा। तो सितंबर के बाद जैसे ही अगले साल अक्टूबर की फर्स्ट आएगी, तो हमारे एसिड की लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि अब आपका जो ईयर होगा उसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो पार्शियली निकलेगा। शुरू के 3 महीने लाइफ, शुरू के 9 मंथ्स लाइफ आपके एसिड की अलग रहेगी, आखिरी के 3 महीने आपके एसिड की लाइफ अलग रहेगी। तो इसी तरीके से अब आगे 4, और फिर 3, फिर इसी तरीके से 3 और 2, और फिर उसके बाद टू, और फिर 1। हमें December 31 तक का निकालना, तो यहाँ तक का। ठीक है बेटा। तो अब ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन जो भी आया अब आपके पास, अब आपने उसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग निकाल सकते हो तो निकाल लो, मुझे बता दो कि कितना कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन। निकाल सकते हो तो मुझे बता दो, ताकि क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। 75,000, 20,000, 60,000। 75,000, 20,000 और 60,000। आगे क्या आ रहा है? टोटल 2,85,000 आ रहा है, एक बच्ची ने बताया मुझे। टोटल आ रहा है 2,85,000। ठीक है, तो अब आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। बता दो चलो। 15,000, 45,000, 10,000, 30,000। 15,000, 45,000,
10,000, एक 30,000, एक 5,000। ये टोटल 285 आ रहा है। हाँ सही है। अच्छा अब हमें क्या करना है भाई, एक्सचेंज की वर्किंग करनी है। एक्सचेंज की वर्किंग में न्यू एसिड डेबिट होगा। अब न्यू एसिड हमारे पास क्या था, मशीन थी, क्या था, ये इक्विपमेंट था। इक्विपमेंट सपोज कर लेते हैं, जो भी हो आप लोग लिख लेना, ठीक है। मशीन हो तो मशीन को डेबिट कर देना, इक्विपमेंट हो तो इक्विपमेंट को डेबिट कर देना। न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी होगी, 1,20,000। ठीक है। फिर उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होगा हमारे पास, ये भी हमने निकाला है, 2,85,000। लॉस और गेन का भी हमें नहीं पता। ठीक है। और ओल्ड एसिड क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि ओल्ड इक्विपमेंट क्रेडिट होगा। ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट थी हमारे पास 4 लाख। तो बेटा हमारे पास सीधा सीधा मुझे जो लग रहा है वो क्या होगा, लॉस होगा। बल्कि नहीं, गेन हो रहा है 5,000। अच्छा इसमें कैश पेमेंट नहीं आएगी। कैश पेमेंट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो न्यू एसेट की कॉस्ट है वही ट्रेड इन अलाउंस है, और वही न्यू एसेट की कॉस्ट है। जो कैश पेमेंट निकलती है, आप क्या करते हो, न्यू एसेट की कॉस्ट में से ट्रेड इन अलाउंस क्या कर देते हो, माइनस। तो ट्रेड इन अलाउंस और न्यू एसेट की कॉस्ट क्या है, सेम है, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो कैश पेमेंट नहीं आएगी। वर्किंग करोगे तो गेन इतना ही आएगा आपके पास, 5,000। तो ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेरे ख्याल में हमने तकरीबन सारे मेथड जो है वो इसमें क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब आपके ऊपर है, आप लोग कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। ठीक है। जितने ही बच्चे हैं इनको मैं कल तक इंशाल्लाह ताला ड्राइव में ऐड कर दूंगा। उसमें आपको ना डेप्रिसिएशन के पास पेपर्स की जो मैंने पूरी क्लासेस ली हैं पूरे साल की। अच्छा न्यू एसेट की कॉस्ट दे रहे हैं 80,000, मेरे पास 5 ईयर में नहीं दी हुई थी ना बेटा। मेरे पास 5 ईयर में दी भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने ली। फिर आप वर्किंग करोगे, अगर न्यू एसेट की कॉस्ट दे रहे हैं ना, तो फिर आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। और एक्सचेंज की वर्किंग क्या होती थी, एक्सचेंज की वर्किंग कहीं कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, एक्सचेंज की वर्किंग। जैसे न्यू एसिड की कॉस्ट दे रहे हैं, मेरे पास 5 ईयर में थी नहीं। ठीक है। इस वजह से मैंने एज्यूम कर लिया था ट्रेड एंड लॉस। दे रहे हो तो पहले ओल्ड एसिड की कॉस्ट लिखो, 4 लाख। ठीक है। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, 2,85,000। फिर उसके बाद बुक वैल्यू आ जाएगी। और फिर ट्रेड इन अलाउंस आपको कितना दे रहे हैं। ट्रेड इन अलाउंस दे रहे हैं आपको 1,20,000। तो 5,000 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है। तो फिर उसके बाद कैश पेमेंट निकालोगे आप। कैश पेमेंट में आपको न्यू एसिड की कॉस्ट किसी बच्चे ने बताया कि सर 80,000 दे रहे हैं। लेस करेंगे ट्रेड इन अलाउंस। अच्छा ट्रेड इन अलाउंस जो है वो आपको 1,20,000 दिया जा रहा है। तो इसमें तो कैश पेमेंट आएगी ही नहीं। 80,000 है या 8 लाख है, मुझे ये बताओ। 8 लाख है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक। 8 लाख है।
तो 6,80,000 आपके पास आगे कैश में। तो बस अब आप इसकी जनरल जनरल एंट्री बना लेना। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, जनरल एंट्री आपके ऊपर छोड़ी है। सैलरीज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बेटा वही, आज पैड दोबारा नहीं है, तो किस तरीके से निकालेंगे वो भी चलते फिरते मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से निकालेंगे। तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों का क्या हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। डेप्रिसिएशन का टॉपिक जो है वो नॉर्मली यही चीजें पूछी जा रही है जो हमने अब तक की है। तो ये 2-3 लेक्चर्स भी अगर आप लोग मेरे ढंग से ले रहे तो अच्छे से, तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे, अब जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो इंशाल्लाह ताला वर्कशीट पे नहीं, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट रिसीवेबल, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।